Okay, ji, these are the elements of the contracts, right? We can simply say that in broader sense there are four elements. Number one is the existence of two parties who must be capable of entering into the contracts. I mean, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एक पार्टी नहीं मौजूद तो कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान हो रहा है. सो एज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बोथ शुड बी प्रेजेंट, राइट. इससे मुराद दो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इससे मुराद दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जिनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है. यकीनन हमारा यहाँ पर जो ज़्यादा एम्फोसाइज है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. नंबर टू इज़ द they must be mature and sane. I mean, दोनों अपनी सेंसेस में हैं, अक्ल और शऊर रखते हैं, फ़हम रखते हैं, और उनमें एक ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाला है और एक ऑफ़र प्लेस करने वाला है. तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि वन ऑफ दोज पार्टी इज़ द ऑफ़रर एंड द सेकंड इज़ द एक्सेप्टर. ठीक है, इसे हम लोग अरबी में इजाब और कबूल भी कह सकते हैं कि एक जो ऑफ़र कर रहा है और दूसरा जो उसे कबूल कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को. नंबर थ्री इज़ अ लीगल बेसिस ऑफ यूनियन बिटवीन द टू डिक्लेरेशन एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. तो कानूनी नुक्ता नज़र से और इस्लामिक शरिया, I mean to say there should be a legal basis of that contract obligation, right? Whatever the things are to be exchanged, they must be a form of legal in terms of business laws, right? And number four, these contracts should be free from all prohibited factors, as we discussed earlier, कि जिसमें हमने कहा कि किसी किस्म का रिबा शामिल ना हो, उसमें गेम ऑफ चांस ना हो, और किसी भी किस्म की चीटिंग ना हो, ब्राइबरी शामिल ना हो. तो आई मीन टू से वो तमाम प्रोहिबिशंस और वो जो गैर अनएथिकल फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट. येस, दीज आर द फोर बेसिक categories of the elements, but the same elements are further has been defined in more detail by the Sanhuri, right? And he enlists the elements of the contracts as number 7, right? So if I start from the first number, it includes some more important elements, the concurrence of offer and acceptance. तो यहाँ पर इससे मुराद बेसिकली ये है कि आप उसको किसी रिटन फॉर्म में ले आएँ और उसे बड़ा क्लियर फॉर्म में मेंशन करें, ताकि कल को कोई पार्टी ये ना कहे कि मेरी तो ये नीयत नहीं थी. जो भी मामलात हैं कॉन्ट्रैक्ट के, दैट मस्ट बी प्रॉपरली मेंशन्ड एंड क्लियरली एक्सप्लेन्ड. तो उसमें ऑब्वियसली जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और जो भी मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ किया जा रहा है, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे हमें पता है कि कुरान पाक में हुक्म है कि जब बात करो तो सीधी और साफ़ बात करो, साफ़ गोई से काम लो, घुमा फिरा के बात ना करो. तो सम ऑफ द टाइम जो प्रैक्टिसेस के तौर पर हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनका फिर कानूनी एतबार से मतलब कुछ और निकलता है. तो अगेन वो चीज़ें गैर अखलाकी भी हैं और इस्लामिक फाइनेंस इसकी ममानियत भी करता है. सो द कंकरेंस ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मीन देयर शुड बी अ रिटन फॉर्म. यूजुअली आप देखते हैं कि लोग जब आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक स्टाम्प पेपर लिख लेते हैं और उसके ऊपर थंब इम्प्रेशंस और सिग्नेचर्स और गारंटर्स भी उनके भी नाम वगैरह शामिल कर देते हैं. तो अगेन दिस इज़ दैट पेपर शोज़ द ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस. Number two, the unity of the majlis. I mean, there should be a session or meeting of the contract. Both parties should place on a should come together on a single place. ठीक है, वो virtual मीटिंग भी हो सकती है, टेलीफोनिक मीटिंग भी हो सकती है, बट अगेन उन दोनों का आपस में आमना सामना होना या यूँ कह लें कि मुशावरत का हो जाना ज़रूरी है.
अगेन सनहुरी जो है वो इसको एज अ एलिमेंट कंसिडर करते हैं. नंबर 3, प्लूरलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है. नंबर 4, सैनिटी और द पावर ऑफ डिस्टिंक्शन. अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को कोई इख्तियार दिया गया है, कोई डिस्टिंक्शन दी गई है, तो वो भी लिख ली जानी चाहिए. देखें, अगर मैं सो फॉर आपसे इन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये बेसिकली अबहाम को ख़त्म कर रहे हैं, किसी भी किस्म की गलत फहमी को ख़त्म कर रहे हैं. और अगेन उसके पीछे पर्पज़ क्या है कि पार्टीज़ के दरमियान किसी भी किस्म का कोई क्लैश डेवलप ना हो. सो अगर कोई एक पार्टी को कोई डिस्टिंक्शन हासिल है या कोई कमी बेशी जो एग्रीड अपॉन है, बट अगेन कंसिडरिंग कि वो इस्लामिक शरिया लॉ के अगेंस्ट डिवीजन ना हो, तो उसको भी लिख लेना चाहिए. नंबर 5 है जी, सब्जेक्ट मैटर सक्सेप्टेबल टू द डिलीवरी एंड द ऑब्जेक्ट डिफाइंड. तो जिस चीज़ का तबादला होना है, लेन देन होना है, उसकी क्या फॉर्म होगी और क्या क्वांटिटी होगी, उसको भी मेंशन कर देना चाहिए. इन द लास्ट, द बेनिफिशियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट ट्रेड इन इट इज़ परमिटेड एज पर शरिया लॉज. तो इस बात का भी अंदाज़ा लगा लें कि जिन चीज़ों का तबादला हो रहा है और जिन बुनियादों पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इस्लामिक शरिया लॉ के अगेंस्ट नहीं है. तो अगेन मैं अगर कहूँ तो यही 7 एलिमेंट्स पिछली स्लाइड के वो जो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी एक फ़र्दर डिटेल है, फ़र्दर एक्सप्लेनेशन है. आई होप दिस गिव यू अ गुड idea of the elements of the contract, right? So now we will discuss the types of the contracts. Okay, so if we talk about the types of the contracts with respect to the Sharia laws, we can broadly categorize the contracts as, valid contracts, voidable contracts, or invalid contracts. But the Arabic terms for these English terms are the contract, a sahiya contract, fasid and batil. ठीक है, तो वैलिड को हम सही कह देंगे, voidable को हम फासिद कह देंगे, इनवैलिड को हम लोग बातिल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. ठीक है, सो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं. जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, it will definitely satisfied the fundamental components जो कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़े हैं. I mean उसके एलिमेंट्स पूरे हैं, एट्रीब्यूट्स की सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, फ्री कॉन्सेंट है, पार्टीज़ एग्री हैं, कैपेबल हैं, मैच्योर हैं, एज वाइज और सेंस वाइज they are capable, and most importantly the contract is free from the prohibitions. Likewise, it is free from gharar, it is free from riba, it is free from game of chance, it is free from messer and kemer. So we will call that valid contract. And further, if we say this valid contract can further be divided into 2 subtypes, I think there is a mistake of spellings. It is a word nafiz, right? Nafiz. A contract which will be effective immediately. I mean, it will be executed on the same time. And a contract is valid, but it is mawquf, means it is suspended to some future event. There could be lot of reasons. For example, मैंने आपको कुछ चीज़ें बना कर देनी है और आपने मुझे 1 लाख यूनिट बनाने का कहा है, तो ऑब्वियसली वो मैं अभी मौके पर तो नहीं दे सकता, तो वो मैं आपको ग्रेजुअली प्रोवाइड करूँगा जो उसकी प्रोडक्शन चलती चली जाएगी, राइट. There is a little bit more detail, in-depth detail of these 2 subtypes of valid contracts, that is nafiz and mawquf. I will refer you people to the book of Mr. Muhammad Ayub, जिन्होंने ये जिनकी बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं. आई थिंक द कंटेंट्स आर अवेलेबल ऑन पेज नंबर 118. You can you should go to those pages and read the details of these 2 subtypes, right. The next one is the voidable, I mean the fasid contracts.
So voidable, or in other term fasid contracts, are the contract which is legal in its asal, but there are some irregularities, right? Those irregularities may be intrinsic or may be extrinsic. I mean, there are some absence of the necessities, right? So if I say that the intrinsic irregularity, this could be the absence of the contractual capacity, this could be the non-existence of the subject matter, this could be the something unlawfulness which is to be exercised, तो फिर हम कह देंगे वो अब कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो लीगल है, आई मीन अपने खदो खाल में तो लीगल है, लेकिन जो है वो कुछ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स, इरेगुलरिटीज़ रखता है. Similarly, if we talk about the extrinsic causes, I mean extrinsic irregularities, there could be some confusions. I mean कोई ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कंट्राडिक्ट कर रही हैं फंडामेंटल एलिमेंट से, और अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दिया जा सकता है, वो फासिद नहीं रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई ऐसी एलिमेंट्स हैं जो निशानदेही करते हैं गरर की जानिब, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो निशानदेही करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कह देते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो जबरी तौर पर अगर करवाया जा रहा है तो अगेन वो एक फासिद कॉन्ट्रैक्ट है. आई मीन एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो उसमें लिखत पढ़त हुई है, बातें जो कही गई हैं, जो कानून तय हो रहा है वो बिल्कुल शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगेन वो एक फासिद कॉन्ट्रैक्ट है. सो इसी तरह इसकी और भी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन about the definite price. I mean again there is something confusing elements, तो वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फासिद कर देते हैं, right? So the third one is invalid or batil contracts. So what are these? Let's have a look on that. So very simple. अगर जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें से कोई एलिमेंट एब्सेंट है, अगर उसमें किसी भी तरह की प्रोहिबिशन शामिल है, अगर वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें किसी भी तरह का इख्तलाफ है, इफ़ पार्टीज़ आर नॉट एग्री, इफ़ पार्टीज़ आर नॉट इन देयर ट्रू सेंसेस, अगर वो कोई ऐसी प्रोडक्ट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट है जिसको बनाना, खाना, पीना या उसको बेचना नाजायज़ है इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड और बातिल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ठीक है. आई विल रिकमेंड यू पीपल कि आप अयूब साहब की जो बुक है उसको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करें, तो उसमें इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सप्लेन्ड डिटेल्स भी हैं. तो चूँकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिमिटाइज़ रखना पड़ रहा है ताकि सिर्फ एक आइडिया दें और ताकि टाइम को भी बचाया जा सके और कंटेंट्स भी कवर किए जा सकें. सो प्लीज़ डू कंसिडर द बुक ऑफ मोहम्मद अयूब साहब, एंड यू कैन अगेन कंसिडर द बुक ऑफ मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब. राइट.